रात के 2 बज रहे थे और बाहर बरामदे में पिताजी रोज की तरह जोर जोर से खांस रहे थे। पूरी पूरी रात ऐसे ही उनकी खांसते हुए गुजर जाती। उनकी खांसी से मैं इसलिए परेशान नहीं हो सकता था क्योंकि वो मेरे पिता थे, लेकिन पड़ोसी, और यहां तक कि मेरी घरवाली भी उनकी खांसी से परेशान हो जाते थे। जब काफी देर तक पिताजी की खांसी नहीं रुकी तो मैं उठकर उन्हें पानी देने के लिए जाने लगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि खांसते खांसते पिताजी का गला भी सूख गया है। मैं उठा ही था कि मेरी धर्मपत्नी खून नमुनाने लगी। पूरे दिन घर का काम पीटो और रात को चैन से सो भी नहीं सकते। मैंने एक बार उस पर नजर डाली और मैं चुपचाप बाहर की ओर चल दिया। मैं अपनी धर्मपत्नी की आदत जानता था। अभी उसने कुछ देर ऐसे ही कुनमनाना था। मैंने पानी का लोटा उठाया और पिताजी के पास चला गया। लो पिताजी, पानी पी लो, लगता है आज फिर तुम दवा नहीं खाए हो। पिताजी ने पानी का लोटा ले लिया और पानी का घूंट भरकर लोटा नीचे रख दिया। रमेश बेटा, तुम क्यों अपनी नींद खराब करते हो बेटा? पानी का लोटा यही चारपाई के नीचे रख दिया करो। नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आपकी सेवा करके तो मुझे खुशी मिलती है। जानता हूं बेटा, मेरी वजह से सब परेशान होते हैं। न मैं खुद सोता हूं, न दूसरों को सोने देता हूं। पिताजी, कल सुबह मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल चलना, वहां किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूं। अरे बेटा, अब क्या हॉस्पिटल के धक्के खाने? अब तो चला चली की बेला है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। कैसी बातें करते हो पिताजी? अभी तो बिट्टो की शादी आपके आशीर्वाद से ही होगी। जा बेटा, सो जा। अब बहू भी परेशान हो रही होगी। मेरा क्या है, मुझे तो पता नहीं कब नींद आएगी। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूं सोने। आप भी सोने की कोशिश करो। यह कहकर मैं भारी कदमों से भीतर आ गया। श्रीमती जी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। मैं चुपचाप जाकर उसके साथ लेट गया। अभी तत्काल नींद आना मुश्किल था। बाहर पिताजी की खांसी फिर से चालू हो गई थी। अम्मा को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। उसके बाद पिताजी अकेले से हो गए थे। इधर काम का बोझ बढ़ने से श्रीमती जी का स्वभाव कुछ अजीब सा हो गया था, और मेरी बेटी बिट्टो को तो अपने कॉलेज के संगी साथियों से ही फुर्सत नहीं थी। और मैं भी सुबह 8 बजे पापी पेट के लिए घर से निकलता था और रात को 9 बजे ही वापस आता था। किसी के पास भी पिताजी के पास बैठने की 2 घड़ी की फुर्सत नहीं थी। इसलिए अम्मा के गुजरने के बाद पिताजी खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे, और मुझे पता था कि हर रोज दिन में 10 बार खुद को उठाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। जैसे तैसे सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। शायद पिताजी भी सो गए थे। इधर बिट्टो की मां के खर्राटे शुरू हो चुके थे, जो कि पिताजी की खांसी से भी ज्यादा खतरनाक थे। अगले दिन सोकर उठने के बाद वही रोज की दिनचर्या। श्रीमती जी की रसोई में बिट्टो के ऊपर चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और मैं काम पर जाने की जल्दी में भूल ही गया था कि रात को पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला था। मैं काम पर चला गया। पिताजी मुझे जाते हुए देखते रहे। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं रोका कि बेटा, रात को तूने डॉक्टर को दिखाने को बोला था, तो मुझे अब हॉस्पिटल ले चल। पिताजी ने शायद अब खुद को वक्त हालात के हवाले कर दिया था। मैं रात को घर आया तो पिताजी बरामदे में ही अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने आवाज देकर मुझे अपने पास बुलाया। बेटा रमेश, जरा सुनना। जी पिताजी। बेटा, तेरी नजर में कोई वृद्ध आश्रम हो तो मुझे वहां ले चल। पिताजी की ये बात सुनकर मैं अवाक सा उनकी ओर देखने लगा। क्यों पिताजी, आपको यहां कोई तकलीफ है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं बेटा, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी वजह से यहां सभी को परेशानी है। मैं बूढ़ा बीमार रात रात भर खांस खांस कर तुम लोगों को सोने भी नहीं देता। तो क्या हुआ पिताजी? अब हारी बीमारी किसी के हाथ में तो है नहीं। ये तो सभी के साथ है। आज आपके साथ है, कल को किसी के भी साथ हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आश्रम में अब भेज दिया जाए। पिताजी मेरी बात सुनकर अब निरुत्तर हो चुके थे। पिताजी, गलती तो मेरी है जो सही से आपका इलाज नहीं करवा पा रहा हूं।
आज सुबह भी आपको हॉस्पिटल ले जाना भूल गया। मैं कल सुबह अवश्य आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मैं कल की काम की छुट्टी कर लूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। जा बेटा, खाना खा ले, सुबह से थक हार कर आया है। ठीक है पिताजी। मैं उठकर भीतर कमरे में चला गया। श्रीमती जी एक थाली में खाना परोसकर बिट्टो के कमरे में चली गई। खाना खाकर मैं लेट गया। वो रात भी ऐसे ही गुजर गई। पिताजी की खांसी अविरल रात भर जारी रही। अगले दिन सुबह मैं पिताजी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। कुछ टेस्ट करने के बाद उन्होंने पिताजी को टीबी होने की आशंका जताई और पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करने को बोला। मैंने पिताजी के भर्ती के कागजात बनवाए और पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अब समस्या यह थी कि रात को तो हॉस्पिटल में मैं रुक सकता था, लेकिन दिन में कौन रुकता। मैंने घर पर फोन करके पिताजी के एडमिट होने की बात बता दी, जिसे सुनकर श्रीमती जी ने राहत की सांस ली। पिताजी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बुढ़ापे की सभी बीमारियों ने पिताजी को घेर लिया था। अस्थमा, टीबी, शुगर, बीपी, सभी कुछ टेस्ट रिपोर्ट में आ चुका था। मैं पिताजी को बोलकर घर से कुछ खाना और जरूरत का कुछ सामान लेने घर चला गया। मुझे लग रहा था कि काफी लंबा समय पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती रहना होगा। घर, हॉस्पिटल, ऑफिस, अब तीनों में कैसे अपने को एडजस्ट करूं, यही सोच सोचकर मेरा दिमाग भन्ना रहा था। पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उनको अभी कोई आराम नहीं हो रहा था। अस्थमा की वजह से उनको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। खांसी तो उनकी बदस्तूर जारी थी। रात को मैं हॉस्पिटल में रुक जाता था और दिन में बिट्टो और उसकी मां घर का काम निपटा कर आ जाती थी और पिताजी के लिए दोपहर का खाना भी साथ में ही ले आती थी। उधर मैं ऑफिस में रोज रोज लेट हो रहा था, जिसकी वजह से बॉस की त्योरियां भी अब हर समय उनके माथे पर दिखाई देती थी। उस दिन मैं ऑफिस में कुछ फाइल में उलझा हुआ था कि ऑफिस के नंबर पर मेरे लिए फोन आया। उधर से बिट्टो घबराई हुई में बोल रही थी। किसी अनहोनी की आशंका से मेरा मन कांप रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में बिट्टो से पूछा, क्या हुआ? पापा, दादाजी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं। हमने सारा हॉस्पिटल ढूंढ लिया, लेकिन दादाजी का कहीं पता नहीं चल रहा। बिट्टो बहुत घबराई हुई थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो चल फिर भी नहीं सकते, इतने कमजोर हो चुके हैं वो, कहां जा सकते हैं? पापा, सच बोल रही हूं, दादाजी हॉस्पिटल में नहीं है। आप जल्दी यहां आ जाओ, मम्मी भी बहुत परेशान है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूं, तुम घबराओ मत। मैंने बिट्टो को दिलासा दी। मैंने अपने बॉस को सारी बात बताई। उसने भी मेरे साथ सहानुभूति दर्शाई और कुछ पैसे मुझे देते हुए बोले कि रख लो, काम आएंगे। उस एक पल में ही मेरे बॉस से सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। मैं हॉस्पिटल के लिए ऑफिस से निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां श्रीमती जी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। उसके साथ बिट्टो भी उदास सी बैठी थी। क्या हुआ, कहाँ गए पिताजी? मैं बदहवास सा बिट्टो से पूछ रहा था। पता नहीं पापा, मैं और मम्मी जब कुछ देर पहले खाना लेकर पहुंचे तो दादाजी अपने पलंग पर नहीं थे। हमने कुछ देर उनका यही इंतजार किया, लेकिन जब दादाजी नहीं आए तब हमने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। बिट्टो की बात सुनकर मैं और ज्यादा चिंतित हो गया था। मैंने नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर सबसे मथा मारा, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं लगी। इस तरह अचानक बिना बताए उनका हॉस्पिटल से यूं चले जाना मुझे अजीब लग रहा था, जबकि वो इतने बीमार थे। इतनी बीमारी में वो कहां जा सकते थे? मैं इसी चिंता में डूबा हुआ था कि श्रीमती जी का आलाप शुरू हो चुका था। अब क्या जवाब देंगे लोगों को? सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या हमने पिताजी की संभाल नहीं की, जो वो ऐसे बिना बताए लापता हो गए, बिना बात का कलंक लग गया माथे पर। बात तो सही थी, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। सबसे पहले मुझे उन्हें ढूंढना था, उनकी तलाश करनी थी, लेकिन मैं एक गहन चिंतन में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अब अपने रिश्तेदारों में फोन करने शुरू किए, लेकिन वो कहीं भी नहीं पहुंचे थे। जहां तक मुझे पता था, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी के घर जा सके। शायद वो हॉस्पिटल से निकले हो और रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। ऐसी आशंका के जहन में आते ही मेरा मन कांप गया।
घर पहुंचे तो आसपास पूरे मोहल्ले में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि रमेश के पिताजी हॉस्पिटल से गायब हो गए। लोगों ने अब बातें बनानी शुरू कर दी, जितनी मुंह उतनी बातें। कहते हैं आप मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, लेकिन किसी की जुबान नहीं रोक सकते। मैं रात को एक बार फिर हॉस्पिटल की खाक छानने गया, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात। पिताजी का कोई अता पता नहीं था। मैं थक हार कर घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह रिश्तेदार आने लगे। मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ फिर से उन्हें ढूंढने निकल गया। उस दिन हमने आसपास के लगभग सभी अस्पतालों में उनकी तलाश की, लेकिन पिताजी कहीं भी नहीं मिले। मैंने सिटी हॉस्पिटल के पास वाले थाने में पिताजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन अभी तक इन सारी कोशिशों का नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अब रिश्तेदार भी आना बंद हो गए थे। मेरा ऑफिस जाना भी हाल फिलहाल बंद था। उस दिन मेरे मामा जी का लड्डिच का और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में पिताजी को ढूंढ रहे थे। तभी हमें एक पुलिस वाला मिला जो लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की देखरेख करता था। हमने बहुत भारी मन से उसे अपने पिता की फोटो उन्हें दिखाई। उसने फोटो देखते ही जो बोला, उससे मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। उसने बोला कि मेरे पिताजी का शव 1 हफ्ते पहले उन्हें इसी अस्पताल के पार्क की रेलिंग के पास मिला था। 1 हफ्ते तक जब कोई उनकी खोज खबर लेने नहीं आया, तो आज उनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पर जो विद्युत शवदाह गृह है, उन्हें अभी 1 घंटा पहले ही वहां भेजा है। पिताजी को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो चुका था। हम दोनों भाई राजघाट की ओर भागे। शायद पिताजी को मेरा कंधा नसीब होना लिखा था। तभी बिल्कुल आखिरी पलों में हमें उनकी खबर लगी थी। हम लगभग 1 घंटे बाद राजघाट पहुंचे और वहां के इंचार्ज तुली साहब से मिले और उन्हें पूरी बात से अवगत कराया। तुली साहब एक नेकदिल इंसान थे। जब मैंने उन्हें कहा कि एक बार कम से कम बच्चे अपने दादाजी के अंतिम दर्शन तो कर लेंगे, तो उन्होंने ये सुनकर हमें शव को ले जाने की अनुमति दे दी। मैंने घर पर फोन करके सारी बात बताई और उन्हें बताया कि मैं पिताजी का शव लेकर घर आ रहा हूं। ये सुनते ही घर में कोहराम मच चुका था। मैं शव वाहन में पिताजी के शव को घर की ओर लेकर चल दिया। अब सब कोलाहल शांत हो चुका था। अब पिताजी की खांसी किसी को परेशान करने वाली नहीं थी। मैं निर्विकार भाव से इक्कतक पिताजी की ओर देखे जा रहा था। उनकी एक मौत ने कितने लोगों का कोलाहल शांत कर दिया था। समाप्त। कहानी जंक्शन पर जिस अगली कहानी का प्रकाशन होने जा रहा है, वो है आपके प्रिय जासूस अनुज का रागिनी के साथ एक और हाहाकारी शाहकार, एक लड़की की लाश। तो बने रहिए कहानी जंक्शन के साथ और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।